नमस्ते। मैं गुरु सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हो गई। तो आज मानो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई बड़ा व्यक्ति, कोई साहित्य क्षेत्र हो, कोई खिलाड़ी क्षेत्र का हो, कोई अभिनेता हो, उसके साथ यदि आपकी बातचीत हो गई तो आपको कितना अच्छा लगता है। तो आप मानोगे कि मेरा अहोभाग्य है। तो अहोभाग्य का अर्थ क्या होता है? अहोभाग्य का अर्थ होता है सौभाग्य, यानी मेरा नसीब, उसे हम बोलते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक हिंदी साहित्य लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी द्वारा एक लिखा हुआ पाठ मेरा अहोभाग्य, इस पाठ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार जो है, उनका एक भाग्य है कि हिंदी के जो प्रसिद्ध साहित्यिक है, लेखक है, कवि है, जिसे हम गुरुदेव के नाम से जानते हैं, ऐसे बंगाल के गुरुदेव टैगोर, जिन्होंने गीतांजलि लिखी है, तो उनके साथ मिलने का मौका इस चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी को प्राप्त हुआ है। इसी कारण वे खुद को एक भाग्यशाली व्यक्ति समझते हैं। और उन्होंने हमें, जब टैगोर जी के साथ बातचीत हो गई तब उन्हें कैसा लगा, इसका एक अनुभव मेरा अहोभाग्य इस पाठ में हमें बता दिया है। तो चलिए हम देखेंगे यह मेरा अहोभाग्य पाठ। तो पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। उनका जन्म, चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी का जन्म 1906 में हुआ है। वे पत्रकारिता में उन्होंने अच्छा उल्लेखनीय काम किया है। साथ ही साथ उन्होंने हिंदी साहित्य में भी अच्छा काम किया है, हिंदी साहित्य में उनका योगदान है। तो उनके कई प्रसिद्ध रचना के बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो उनकी जो प्रसिद्ध रचना, उनमें संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, चंद्रकला, पगली, तीन दिन भय का राज्य, मेरा मास्टर साहब, देव और मानव आदि उनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो इस प्रस्तुत पाठ में, मेरा अहोभाग्य इस प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव देवनाथ जी के साथ हुई भेंट से जो संबंधित संस्मरण, संस्मरण का अर्थ क्या होता है? संस्मरण, जो उनका संस्मरण है, इसका वर्णन किया है। संस्मरण यानी स्मरणीय घटना। तो लेखक के जीवन में जो स्मरणीय घटना है, यानी ठाकुर जी के साथ, गुरुदेव जी के साथ जो बात हो गई, मुलाकात हो गई, यह उनके जीवन में एक स्मरणीय घटना है। इसका वर्णन इस पाठ में लेखक ने किया है। तो हम देखेंगे, लेखक एक साहित्यिक है, यानी विद्यालंकार जी, चंद्रगुप्त विद्यालंकार एक हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार है। और शांति निकेतन, ये बंगाल में जो है एक स्कूल है, बहुत ही बड़ा निसर्गरम्य ऐसा स्कूल है शांति निकेतन। तो शांति निकेतन में एक साहित्य का कार्यक्रम होने वाला था, और उस कार्यक्रम के लिए अपने लोगों के साथ यह चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी को भी जाने का मौका मिला था। तो इस कार्यक्रम के जाने का मौका मिला, इसलिए लेखक बहुत उल्लसित हुए थे। उल्लसित होना, यह एक मुहावरा है, मुहावरा। उल्लसित होना, उल्लसित होने का अर्थ है आनंदित होना। मानो आपको कोई गांव जाने का अचानक मौका मिला, तो आप जिस तरह उल्लसित होते, उसी तरह ही साहित्यिक कार्यक्रम के लिए जाने का मौका विद्यालंकार जी को मिला, इसलिए उल्लसित हो गए। तो वाक्य में प्रयोग हो सकता है ऐसा कि, एक वाक्य में प्रयोग देखिए, लॉकडाउन छूटने वाला है, यह बात सुनकर
बच्चे उल्लसित हो गए। दूसरा वाक्य प्रयोग ऐसा हो सकता है, शांति निकेतन के यहाँ साहित्यिक कार्यक्रम को जाना है, इसलिए लेखक उल्लसित हो गए। इस तरह आप भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आप समझ गए, उल्लसित होना का अर्थ है आनंदित होना, और इसका वाक्य प्रयोग। तो उसके बाद लेखक बांग्ला में जाने के लिए उल्लसित हो गए हैं। जाना है यह सुनकर लेखक उल्लसित हुए। अब लेखक शांति निकेतन पहुंचे। यहां हम मौका देखना है, लेखक शांति निकेतन पहुंचे। यानी बंगाल में शांति निकेतन में हमारी साहित्यिकों की टीम 10-15 लोग थे, उनमें से लेखक भी थे, वे शांति निकेतन में पहुंच गए हैं। तो उन्हें क्या अनुभव हुआ, तो वहां बहुत उसे खुशी हो गई। शांति निकेतन पहुंचे और खुशी हुई। निश्चित दिन कलकत्ता से लेखक और बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हो गए। जो दिन उनका तय हुआ था, निश्चित हुआ था, उस दिन सब अब टीम उनकी वहां पहुंच गई है। तो वे सब शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहरे। यानी शांति निकेतन जो स्कूल था, वहां लोगों की रहने के लिए व्यवस्था की थी, उसे अतिथि भवन ऐसा नाम है। अतिथि भवन यानी हमारे आने वाले मेहमान जहाँ ठहरते हैं, उसे अतिथि भवन कहता है। तो वहाँ एक आलीशान अतिथि भवन था, वहाँ उनकी व्यवस्था हो गई और सब लोग साहित्यिक 10-15 जो मिलने के लिए गए थे, वे वहाँ ठहर गए। अतिथि भवन अशोक वृक्ष के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। अतिथि भवन कैसा था, तो वहाँ एक अशोक के बहुत सारे ऐसे घने, सघन, सघन का अर्थ है घना, सघन, घना, अशोक के घने वृक्ष थे और इस वृक्ष के बीच यह एक शांति निकेतन बनाया था। शांति उपवन के बीचों बीच, उपवन का अर्थ बगीचा। उस बगीचा में अशोक के ज्यादा वृक्ष थे और इसे बीचों बीच यह शांति निकेतन बनाया गया था। तो बहुत से सुंदर बड़ी अच्छी इमारत थी। अतिथि गृह की, शांति निकेतन की बहुत बड़ी सुंदर ऐसी इमारत थी। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। यानी लेखक ने वह सोचा था कि इमारत कैसी होगी, तो वैसा ही उन्हें अनुभव मिल गया। ऊपर की मंजिल के कमरे से सबको ठहराया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। जो अतिथि भवन था शांति निकेतन का, उस कमरे के बाहर एक बरामदा था। बरामदा यानी क्या, यानी कमरे के बाहर जो खुली जगह होती है ना, देखो अंदर में कमरा है और ये बाहर खुली जगह है, उसे हम बरामदा कहते हैं। तो ऐसा बरामदा यानी जिसे हम वरांडा कहते हैं, तो ऐसे एक बड़ा बरामदा था। बरामदे से बाहर देखा तो सामने सघन बकुल वृक्ष। बरामदे से यदि हमने बाहर देखा तो क्या दिखाई देता था, बकुल वृक्ष। बकुल वृक्ष यानी वृक्ष का नाम है, मौलसरी का वृक्ष जिसे कहते हैं बकुल। तो ऐसा बकुल के सारे वृक्ष थे। तो सामने बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। विस्तृत, विस्तृत का अर्थ होता है बड़ा। विस्तृत बरामदा यानी बड़ा बरामदा था। तो ये सारी उनकी निश्चितता हो गई, वहां पहुंच गए। और दूसरे दिन क्या होता है देखिए, जब लेखक वहां पहुंचते हैं, ये पहला दिन हुआ, और दूसरे दिन यहाँ लेखक का शांति निकेतन का दूसरा दिन। दूसरा दिन शुरू होते ही क्या होता है, दूसरे दिन प्रातः काल, प्रातः काल यानी सुबह सुबह,
दूसरे दिन प्रातःकाल ही बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेखक तो बड़ी उम्मीद से सारी टीम आई थी, 10-15 लोगों की, एक साहित्यिक को मिलने के लिए। एक दिन ठहर गए, लेकिन दूसरे दिन प्रातःकाल ही उन्हें मालूम हुआ कि गुरुदेव जी की तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य नहीं, प्रकृति, तबीयत, स्वास्थ्य। प्रकृति। तो दूसरे दिन ही उन्हें मालूम हुआ कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वे किसी को मिलने वाले नहीं है, कार्यक्रम के बैठक में वे नहीं आ सकेंगे और यह साहित्यिक कार्यक्रम नहीं होगा। यह बात लेखक को सुनाई, तब लेखक निराश हो गए। तथापि पता चला कि उनके डॉक्टर ने उन लोगों को केवल 15 मिनट का समय दिया है। और थोड़ी देर बाद यह बात सुनते सुनते प्रातःकाल ये बात उन्होंने सुनाई, गुरुदेव नहीं मिल सकते। तो कुछ ही मिनट में फिर उन्हें समाचार मिला कि गुरुदेव जी के डॉक्टर ने सलाह दी है, गुरुदेव मिल सकते हैं, लेकिन 15 मिनट, ज्यादा नहीं। 15 मिनट में गुरुदेव से दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप हो सकता है। यह समाचार सुनते ही लेखक फिर खुश हो गए। तो यहाँ वार्तालाप यानी चर्चा, वार्तालाप। इतने दूर से हम आ सके हैं, गुरुदेव मिल नहीं सकते, इसी कारण लेखक नाराज हो गए थे। फिर डॉक्टर ने सलाह दी 15 मिनट सिर्फ चर्चा हो सकते, तो उसी कारण फिर वे सब खुश हो गए। तो उनका खुशी का ठिकाना न रहा। यहाँ एक वाक्य प्रयोग है, खुशी का ठिकाना न रहना, मुहावरा। अर्थ है बहुत आनंद होना। गुरुदेव 15 मिनट के लिए हमें मिल सकते हैं, उनके साथ 15 मिनट हमें मौका मिलता है। यह बात सुनकर लेखक और उनकी टीम, उनका खुशी का ठिकाना न रहा। वाक्य प्रयोग देखिए, खुशी का ठिकाना न रहना। बहुत दिनों के बाद बेटी को मिलने से माँ का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दूसरा एक वाक्य प्रयोग, गुरुदेव से बातें करने मिलती है। यह बात सुनकर लेखक का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आप इसी तरह वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो ठिकाना न रहा, और बाद में यहाँ लेखक और उसकी सारी टीम गुरुदेव का उस बरामदे में बड़े सब्र से, बेसब्री से इंतजार करने लगे। बेसब्री यानी क्या? बेसब्री यानी अधीरता, आतुरता, बेसब्री। आतुरता। आप भी छात्र लॉकडाउन कब समाप्त होता है और स्कूल कब शुरू होता है, ये बड़े बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं। उसी तरह गुरुदेव हमें मिलने आने वाले हैं, 15 मिनट का समय उनका मिला है। यह बात सुनकर ये सारे लोग साहित्यिक गुरुदेव की बेसब्र से इंतजार कर रहे। इंतजार करना ये भी मुहावरा हो सकता है। इंतजार करना, राह देखना। अर्थ वाक्य में प्रयोग देखिए, माँ बहुत दिनों से बेटा घर आने का इंतजार कर रही थी।
दूसरा प्रयोग, लेखक और साथी गुरुदेव से मिलने के लिए इंतजार कर रहे थे। इस तरह आप भी वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। आगे यानी यहाँ दूसरा दिन है लेखक का। लेखक को गुरुदेव जी से बात करने के लिए 15 मिनट का समय मिला था। अब हम देखेंगे गुरुदेव की भेंट हो गई है। तो उस भेंट में क्या चर्चा हो गई, क्या वार्तालाप हुआ, तो हम देखेंगे। गुरुदेव की भेंट, मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हो गई। मध्याह्न यानी क्या, दोपहर का समय, मध्याह्न। यानी दोपहर के बाद, सुबह सुबह नहीं, दोपहर के बाद गुरुदेव उस अतिथि भवन में आ गए और इस साहित्य के साथ उनकी वार्तालाप शुरू हो गई है। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे, करीब यानी इंतजार करते करते 4 बज गए। 4 बज गए, उनकी भेंट हो गई। गुरुदेव की धारणा थी कि 2-3 लोग होंगे। गुरुदेव को मालूम नहीं था कि इतने साहित्यिक उन्हें मिलने के लिए आए। गुरुदेव जी को ऐसा लगा था कम से कम 2 या 3 लोग मुझे मिलने के लिए आए होंगे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि 10-15 लोग हैं, 15 लोग हैं, यह सुनकर उन्होंने मजाक से कहा, यानी वह लेखक है, साहित्यिक है, कवि है, ये विनोद शैली में भी अपना लिखान करते थे। तो उन्होंने विनोद से इन 15 लोगों को देखते ही कहा कि अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं है। 15 लोग आए हैं, या कोई दरबार है क्या? तो उन्होंने कहा दरबार लगाने की क्षमता मेरी नहीं है। क्षमता यानी क्या, शक्ति, क्षमता। गुरुदेव जी ने इन 15 लोगों को देखकर बड़े मजाक से कहा, मेरी यहाँ दरबार लगाने की क्षमता नहीं है। इस मकान में जगह भी कमी है। उनका तो मकान बहुत ही बड़ा था, लेकिन मजाक से उन्होंने कहा मेरे इस कमरे में इतने लोगों की भी क्षमता नहीं, जगह भी नहीं है। फिर सबको गुरुदेव से परिचय करवाया गया और बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। सब लोगों का गुरुदेव जी से परिचय करवाया गया और वहां वार्तालाप शुरू होता है। तो यहाँ क्या क्या चर्चा हो गई है वार्तालाप में? गुरुदेव और जो कोई हिंदी के साहित्यिक थे 15 लोग, उनमें एक चर्चा हो गई। क्या चर्चा हो गई है? गुरुदेव ने कहा 50 बरस पहले जब मैंने कहानियां लिखना शुरू किया, यानी गुरुदेव कहानियां लिखते थे, कविता लिखते थे, ग्रंथ लिखते थे, कादम्बरी लिखते थे। तो उन्होंने कहा 50 बरस पहले जब मैंने कहानियां लिखना शुरू किया तो इस क्षेत्र में एक आध ही आदमी था। यानी बांग्ला में तो कोई लेखक नहीं था, लेकिन एक आदमी था, वह अध आदमी था। अध यानी क्या, अंधा, अध, अंधा आदमी था। अंधा होते हुए भी वो लिखता था। उन्होंने कहा एक अध आदमी ही था। मेरे प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन का ज्यादातर वर्णन है। मैं कहानियां लिखता था, लेकिन इस कहानी में ग्रामीण लोगों के जीवन का ही ज्यादा वर्णन था। यानी ग्राम का जीवन कैसा होता है, देहात में रहने वाले लोगों का जीवन कैसा होता है, इसका वर्णन उनका इस कहानी में हमेशा ही होता था। आपने शायद 7वीं कक्षा में आप देखेंगे कि शहर और ग्रामीण का क्या फर्क होता है। तो वो बताते हैं कि ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन मेरा ज्यादा होता था। बांग्ला भाषा में इस तरह से पहले कोई चीज नहीं थी। यानी यह गुरुदेव जो है, उनकी भाषा जो है लेखन की, वो बांग्ला भाषा थी। वे बंगाली भाषा में लिखते थे, तो बंगाली भाषा में इस तरह के पहले कोई चीज नहीं थी। मेरे कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। अपनी चर्चा में लोगों से उन्होंने बताया कि मेरी कहानी में ज्यादातर ग्रामीण लोगों का ही वर्णन होता है।
यानी ग्रामीण मनोवृत्ति का दर्शन होता है। उन कहानियों में ऐसी कुछ चीजें हैं जो संसार के सभी देश के आदमी को ही एक जैसी होती है। यानी हम कहीं भी जाएंगे तो वहां सभी लोगों के एक जैसे ही जीवन शैली होती है, यह उनका कहना था। संसार यानी सृष्टि, जग। अब लेखक का प्रश्न, यानी बातचीत होते होते गुरुदेव जी ने अपने साहित्य के बारे में इन साहित्यिकों को बता दिया। अब लेखक ने एक प्रश्न पूछा है रविंद्र गुरुदेव जी से। चर्चा होते होते लेखक ने प्रश्न पूछा। कुछ समय के लिए गुरुदेव रुक गए, यानी चर्चा करते करते थोड़े से गुरुदेव रुक जाते हैं। तभी अचानक लेखक चंद्रगुप्त विद्यालंकार अचानक एक प्रश्न गुरुदेव जी से पूछते हैं। लेखक के मुंह से एक प्रश्न निकल पड़ा, गुरुदेव आपके मन में काबुली वाला यह कहानी का विचार कैसे आया? यानी गुरुदेव जी की काबुली वाला नाम की कहानी है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है, छोटे बच्चों को बहुत उसकी रुचि है। तो लेखक ने यह कहानी सुनी थी और इस कहानी के बारे में रविंद्र जी को, गुरुदेव जी को पूछा कि आपके मन में कैसा विचार आया काबुली वाला? तो यह लोकप्रिय कहानी है, देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चे उसे पसंद करते हैं। तो गुरुदेव ने उत्तर में कहा, यह कहानी की एक कल्पना सृष्टि है। कल्पना एक सृष्टि है। तो क्या है? एक काबुली वाला था, वो हमारे यहाँ रोज आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा, लेखक कहते हैं कि वो काबुली वाला जो व्यक्ति है वो हमेशा हमारे इस मोहल्ले में आता था, उसका और हमारा परिचय हुआ था। और मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी सी लड़की होगी और उसकी यह याद किया करता होगा, इस बेटी की वो याद किया करता होगा, इससे वो काबुली वाला कहानी बन गई। तो बातें करते करते चर्चा का समय समाप्त होने वाला था। चर्चा का समय समाप्त होने वाला था। काबुली वाला कहानी के बारे में गुरुदेव जी ने बता दिया तो चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन चर्चा का समय समाप्त होने वाला था। इस तरह गुरुदेव से वार्तालाप होता रहा। यह वार्तालाप सबके लिए मानसिक खाद्य था, यानी जो साहित्यिक आए थे उनके लिए यह चर्चा जो है गुरुदेव जी के साथ एक मानसिक खाद्य था। मानसिक खाद्य ने सब लोगों के लिए मानसिक खाद्य ने एक मन के लिए खुराक, चर्चा का विषय। यानी चर्चा करने के लिए इन सभी साहित्यिकों के लिए गुरुदेव जी के साथ बातें करना यह उनके लिए मानसिक खाद्य था, मन के लिए खुराक। यानी आश्चर्य की बात यह है 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके। गुरुदेव जी ने उन्हें सिर्फ 15 मिनट का समय बताया था, लेकिन चर्चा करते करते, बातें करते करते 40 मिनट हो गए, क्योंकि मानसिक खाद्य में वे मग्न हो गए थे सब। 40 मिनट हो गए। अब गुरुदेव उठे और चल पड़े। गुरुदेव जा रहे थे अपने इस सभा में से, तो जाते जाते कहा, गुरुदेव ने कहा, जब मैं ऐसे वार्तालाप के लिए कम समय देता हूं, आप सब साहित्यिक लोग आए हैं, मैंने आपको कम समय दिया था, 15 मिनट का समय दिया था, लेकिन 40 मिनट हो गए। तो इस तौर पर गुरुदेव जी ने कहा कि मैं जब ऐसे वार्तालाप के लिए कम समय देता हूं तो मेरी यह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे स्वयं यानी गुरुदेव जी को
मुझे स्वयं लोगों से बातें करने में आनंद आता है। तो बातें करते करते 15 से 40 मिनट तक हो गई। सबने गुरुदेव को धन्यवाद दिया। यहाँ चर्चा समाप्त होती है, गुरुदेव जा रहे थे, तब सभी साहित्यिकों ने गुरुदेव जी को समय देने के कारण धन्यवाद दिया। लेखक को एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। लेखक को पता चला, क्या पता चला कि जिस कमरे में लेखक ठहरे थे उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव जी ने काफी समय बिताया था और वहां बैठकर गीतांजलि लिखी थी। उसी कमरे में हम ठहरे थे, इसका कारण लेखक को बहुत उल्लास होता है और लेखक खुद को भाग्यवान समझते हैं और लेखक इसी कारण अपने आप को कहते हैं कि मेरा अहोभाग्य है। इसी कमरे में बरामदे में बैठकर लिखा था। सचमुच लेखक का भाव विभोर हो उठे, क्योंकि यह उसका भाग्य था। जिसके नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि की रचना इसी कमरे में गुरुदेव ने की थी। इसी कारण लेखक अपने आप को खुद को भाग्यवान समझते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं मेरा अहोभाग्य है कि मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी से मिल सका, साहित्य के बारे में चर्चा हो सकी, इसलिए उसका भाग्य बड़ा है। तो इस तरह लेखक ने यह हमें पता बता दिया कि हम किस तरह लेखक के साथ बातचीत हो गए। तो बच्चों, लेखक ने जिस तरह उनका अहोभाग्य बताया, तो उसी तरह आपके जीवन में ऐसा कोई भाग्य की घटना हो गई है तो इसका वर्णन यानी मेरा अहोभाग्य इस विषय पर आपको 10-15 पंक्तियों का निबंध लिखना है। बच्चों, आपने जो मेरा वीडियो सुना है, इस वीडियो को बारे में आपको लाइक करना है, इसे शेयर करना है, उसे सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ आपके कोई समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, तो और यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कोई कमेंट करने हैं तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद।